जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। भारतीय नौसेना की तरफ से एक बड़ी बात सामने आई है। दरअसल इंडियन नेवी जो अपनी 3 अतिरिक्त सुपर कलवरी क्लास की सबमरीन्स हैं, उनमें अब सबमरीन लॉन्च मिसाइल्स को लगाएगी जो कि लंबी दूरी से स्ट्राइक मिशंस कर सकते हैं। और ये क्षमता मौजूदा जो 6 कलवरी क्लास की सबमरीन्स है उनमें नहीं है। ये जो 3 सुपर कलवरी क्लास की सबमरीन्स होगी उनमें अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स को भी इंटीग्रेट किया जाएगा, जिसके जरिए इन पनडुब्बियों के द्वारा कोऑर्डिनेट अटैक्स किए जा सकते हैं, वो भी लंबी दूरी से। इसके अलावा इनका इस्तेमाल ये जो अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स हैं उनके जरिए सर्विलांस, माइन लेइंग और क्लियरेंस ऑपरेशंस किए जा सकेंगे। वहीं दूसरी तरफ भारतीय नौसेना को ये लेकर एक खबर आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि भारतीय नौसेना DRDO की वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदना चाहती है, जो कि भारतीय नौसेना को एक और अतिरिक्त डिफेंसिव लेयर प्रदान करेगा और इसके जरिए भारतीय नौसेना की जो क्विक रिएक्शन क्षमता है वो बढ़ जाएगी। बता दें कि भारतीय नौसेना इन वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स के जरिए जो छोटे और तेजी से चलने वाले जो टारगेट्स हैं उन्हें न्यूट्रलाइज करेगी। रीजन यहाँ पर दोस्तों ये है कि अगर इस तरीके के कोई भी जो टारगेट्स हैं वो हमारी डिफेंसिव लेयर को अगर भेदते हैं और उसे पार कर जाते हैं तब इनका इस्तेमाल किया जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों ये सिस्टम भारतीय नौसेना के लिए एक कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम होगा एग्जिस्टिंग यानी कि जो मौजूदा मिसाइल सिस्टम्स हैं जिसमें कि VLSR-SAM है उनके साथ। और ये जो VLSR-SAM है वो अभी प्राइमरी पॉइंट डिफेंस का काम करते हैं, खास करके सी स्कीमिंग मिसाइलों के खिलाफ। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अब तेजस मार्क 2 फाइटर जेट में कैट्स वॉरियर लॉयल विंगमैन प्रोग्राम को इंटीग्रेट करने को लेकर बातचीत कर रहे हैं, जो कि कैट्स वॉरियर लॉयल विंगमैन है, जिसके लिए बाकायदा तेजस मार्क 2 को एक टेस्ट बेड के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। और इस परियोजना का मेन उद्देश्य है मैन्ड और अनमैन्ड प्लेटफॉर्म के बीच रियल टाइम कोऑर्डिनेशन और मिशन एक्सिक्यूशन को करना। साथ ही इसमें AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाएगा। AI से लैस ये ड्रोन तेजस मार्क 2 के साथ पूरी तरीके से सहयोग करेंगे और मिशन डेटा को साझा करेंगे और इसका इस्तेमाल खास तौर से हाई थ्रेट वाले वातावरण में किया जाएगा। बता दें कि ये प्लेटफॉर्म एक एडवांस एविनिक्स ओपन आर्किटेक्चर और एक रॉबस्ट परफॉर्मेंस के लिए एक जबरदस्त मिश्रण होगा। और यही नहीं दोस्तों, इस प्रोग्राम को अगर तेजस मार्क 2 के लिए मान्य कर लिया जाता है तो फिर इसी को आधार बनाकर हमारा जो AMCA 5th जनरेशन का फाइटर जेट है उसमें भी इसे इंटीग्रेट किया जाएगा। और इस तरीके के घातक मिश्रण से इंडियन एयरफोर्स ऑटोनॉमस और कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशंस कर सकती है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना को मिशन फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, क्योंकि ये जो लॉयल विंगमैन है वो कई तरीके के रोल्स निभा सकते हैं। एयर टू एयर कॉम्बैट और एयर टू ग्राउंड कॉम्बैट्स भी इनके जरिए किए जा सकते हैं। साथ ही इनका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भी किया जा सकता है। ये दुश्मनों के कम्युनिकेशन और रडार सिस्टम को जैम कर सकते हैं। और बाकी इनका इस्तेमाल इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉनेसेंस के लिए किया जा सकता है, जो कि बैटलफील्ड इंटेलिजेंस का जो क्रिटिकल डेटा है उसे इकट्ठा कर सकते हैं और उसे रिले कर सकते हैं। स्ट्राइकर प्रोग्राम को दोस्तों एक बड़ा झटका लगा है। आप सब जानते हैं कि भारतीय सेना 536 स्ट्राइकर्स को खरीदना चाहती है अमेरिका से, लेकिन हाल ही में कुछ नई रिपोर्ट्स सामने आई हैं जो बताती है कि स्ट्राइकर वाहन का खराब प्रदर्शन देखा गया है ट्रायल्स के दौरान, वो भी लद्दाख में। ऐसे में कुछ डिफेंस सोर्सेस ने स्ट्राइक की परफॉर्मेंस में सवाल भी उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ये एक तरीके का डिजास्टर हो सकता है अगर भारत ने इसे खरीदा। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो ये स्ट्राइकर है वो फ्लैट एरिया में भी मैनूवरिंग की समस्या से गुजर रहा है और साथ ही साथ पहाड़ी और हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया में भी ये अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है। हालांकि वजह तो इसकी 300 हॉर्स पावर के इंजन को लेकर आ रही है, जिससे कि ओवर हीटिंग का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ जनरल डायनेमिक्स ने इस बात का आश्वासन भारत को दिया है कि वो अब इसे 600 हॉर्स पावर के इंजन के साथ अपग्रेड करेगी और इसके शुरुआती टेस्ट अमेरिका में किए जाएंगे। उसके बाद इसे फिर यानी कि जो मॉडिफाइड स्ट्राइकर है उसे ट्रायल्स के लिए भारत भेजा जाएगा। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कितनी बड़ी दिक्कत इस स्ट्राइकर में आ रही है और फिर भी हम इसे लेने पर तुले हुए हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। भारत अब एक इनोवेटिव प्लाज्मा स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है और ये जो कटिंग एज सिस्टम होगा वो हमारे जो मिलिट्री एसेट्स हैं उनके रडार क्रॉस सेक्शन को कम करेगा। DRDO ने अपनी K5 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल पर एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि ये 4 मफ वॉरहेड को ले जा सकती है और इसकी रेंज 6000 किलोमीटर होगी। भारत की प्राइवेट सेक्टर की कंपनी वेम टेक्नोलॉजी ने एक लॉइटरिंग म्यूनिशन पर काम करना शुरू किया है जिसका नाम चेजर है। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर बताई जा रही है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने अपना 49 स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार भारतीय सेना को डिलीवर किया है। रक्षा मंत्रालय ने 239 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है सोलर इंडस्ट्रीज को, जिसके तहत सोलर इंडस्ट्रीज
मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड्स की सप्लाई करेगी इंडियन आर्मी को। बेल्जियम की जॉन कॉकरेल डिफेंस ने एक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट किया है पुणे की इलेक्ट्रो प्यूमेटिक्स एंड हाइड्रोलिक्स के साथ, जिसके तहत वो अब स्थानीय स्तर पर 700 जोरावर लाइट टैंक्स के लिए टरेट्स को असेंबल करेगी भारत में ही। रशिया की तरफ से भारत को एक ऑफर आया है, जिसके तहत वो IL-78M90A एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर को भारत में तैयार करेगा, जिसके लिए वो भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लोकल प्रोडक्शन की भी अनुमति देगा। भारत की स्टार्टअप कंपनी न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी ने, आप सब जानते हैं कि हाल ही में अपने अभिमन्यु कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का अनावरण किया और इस सिस्टम को भारतीय नौसेना के MiG-29 विमानों के साथ संचालित किया जा सकता है। अभिमन्यु को कैरियर बेस्ड टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए इंजीनियर किया गया है और ये भारतीय नौसेना का नेवल कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयर व्हीकल होगा और सबसे खास बात यह कि एक सस्ता विकल्प होगा भारतीय नौसेना के लिए। न्यू स्पेस की तरफ से दावा किया गया है कि इसकी रेंज 1000 किलोमीटर है। ये 20,000 फीट की ऊंचाई पर काम कर सकता है और INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य जैसे जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स है उनसे इसे लॉन्च किया जा सकता है, साथ ही इन्हें रिकवर भी किया जा सकता है। अभिमन्यु के जरिए खुफिया निगरानी और टोही मिशन किए जा सकते हैं, जो कि MiG-29K के पायलटों को रियल टाइम के युद्ध क्षेत्र की जानकारी प्रदान करेंगे। अभिमन्यु की कुछ खास विशेषताएं भी सामने आई हैं। इसकी स्पीड 550 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, ये 1000 किलोमीटर की रेंज पर काम कर सकता है और इसकी 20,000 फीट की सीलिंग होगी। DRDO की प्रयोगशाला डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लेबोरेटरी ने LCA तेजस के लिए स्वदेशी ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम आधारित इंटीग्रेटेड लाइफ सपोर्ट सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और आपको बता दें कि ये जो एप्रोप्रिएट मॉडिफिकेशन किए गए हैं इस सिस्टम के, उसे MiG-29K और अन्य फाइटर जेट्स के लिए भी अनुकूलित किया जा सकता है। बता दें कि इस सिस्टम के निर्माण में प्राइवेट सेक्टर की फर्म L&T ने अपनी एक बड़ी भूमिका निभाई है। आपको बता दें कि इस सिस्टम ने 50,000 फीट की ऊंचाई पर हाई जी मैनूवर के दौरान कठोर परीक्षणों को भी पास किया है। और आपको बता दें कि ये जो ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम है वो एक कटिंग एज सिस्टम है, जिसे उड़ान के दौरान पायलटों के लिए सांस लेने योग्य ऑक्सीजन उत्पन्न करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे कि जो ट्रेडिशनल लिक्विड ऑक्सीजन सिलेंडर बेस्ड सिस्टम है उस पर निर्भरता कम हो जाती है। आपको बता दें कि इस पर 90% स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। हैदराबाद की ड्रोन स्टार्टअप कंपनी EC Darwin इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड ने एरियल टारगेट सिस्टम और लॉन्ग इंड्योरेंस सर्विलांस अनमैन्ड एरियल व्हीकल को तैयार करना शुरू किया है। IDEX 2025 में उन्होंने इसे शोकेस भी किया है। बता दें कि इनके जो एरियल टारगेट सिस्टम है उनका इस्तेमाल सैन्य प्रशिक्षण और हथियारों के परीक्षण को सपोर्ट करने के लिए किया जा सकता है, जबकि इनके लॉन्ग इंड्योरेंस सर्विलांस UAV लगातार खुफिया निगरानी और टोही मिशन कर सकते हैं। वहीं चाइना के डिफेंस बजट को लेकर एक बड़ी बात सामने आई है। चाइना अपनी सेना को और ज्यादा पावरफुल बना रहा है। 2025 में दोस्तों चाइना के डिफेंस बजट में 7.2% की बढ़ोतरी देखी जाएगी। मतलब साफ है कि चाइना अपनी सेना को और ज्यादा मॉडर्नाइज करेगा। डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि चाइना अमेरिका के साथ कंपटीशन करने के लिए काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और चीन की नौसेना पहले ही युद्धपोत के निर्माण के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ चुकी है। अब चाइना की जो मेन नजर है वो एयरफोर्स और अपनी थल सेना पर है। चीन ने पिछले कई सालों से अपनी आर्म फोर्सेस पर बहुत ज़्यादा खर्चा किया है और इस बार भी उसका डिफेंस बजट जबरदस्त होने वाला है। अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा सैन्य बजट चाइना का ही है, लेकिन फिर भी अमेरिका के मुकाबले चाइना का डिफेंस बजट काफी कम रहता है। सैनिकों की संख्या की बात की जाए तो चाइना ने अमेरिका को इस मामले में भी पछाड़ दिया है। हालांकि दोस्तों डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि चाइना भले ही ये सारे काम कर रहा है, लेकिन डिफेंस बजट को लेकर वो हमेशा से झूठ बोलता है। वो केवल दुनिया को दिखाने के लिए अपने आंकड़ों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है। लेकिन दोस्तों चाइना अपने कई ऐसे प्रोजेक्ट्स पर भी काम करता है, उन पर भी खर्च करता है जिसके बारे में पब्लिकली कोई जानकारी सामने नहीं आती है। यानी कि चाइना बड़ी चालाकी से अपने डिफेंस बजट को शो करता है। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।